और बड़ी खबर आ रही है पीएफआई से जुड़ी हुई। पीएफआई के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईडी और एनआईए की टीमें बड़ी छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। देश के 13 राज्यों में रेड चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ईडी और एनआईए की सबसे बड़ी रेड इसे बताया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल देर रात से ही छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि पीएफआई पर कई आरोप लगते रहे हैं। आतंकी गतिविधियों में फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं और कई बार ये आरोप साबित भी हो चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था और एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब ईडी और एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बड़ी छापेमारी की जा रही है। देश के 13 राज्यों में रेड पड़ी है। उत्तर प्रदेश के भी कई शहर इसमें शामिल हैं जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। इसे ईडी और एनआईए की सबसे बड़ी संयुक्त रेड बताया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भी कई कॉन्टैक्ट्स खंगाले जा रहे हैं। कल देर रात से ही ये छापेमारी चल रही है और कई और अहम खुलासे इस दौरान हो सकते हैं। ईडी और एनआईए की टीमें लगातार देश भर में अलग अलग पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये मास्टर प्लान बनाया है पीएफआई को लेकर। कहां से फंडिंग हो रही है, किस तरह की फंडिंग की जा रही है, आतंकी गतिविधियों में कितना शामिल है ये, उसको लेकर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर, बताया जा रहा है 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ सामने आया अब तक? ऑन होल्ड। उनके साथ एक बार फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ईडी और एनआईए की ये सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। देश के 13 राज्यों में रेड पड़ी है और पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहर भी इसमें शामिल हैं जहां पर रेड चल रही है। देर रात से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अलग अलग जगह से और अब इनसे पूछताछ की जाएगी और भी कई आरोपी जद में आएंगे और उनसे भी फिर पूछताछ की जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने ये पूरा एक प्लान तैयार किया था पीएफआई के खिलाफ और जानकार ये मानते हैं कि 2022 पीएफआई का अंतिम साल हो सकता है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई यहां पर पीएफआई पर हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं और एनआईए, ईडी कार्रवाई कर रहे हैं। शंकर आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या खुलासा हुआ अब तक? देखिए, जिस तरह से पीएफआई संस्था और उसकी जो सहयोगी संस्था है एसडीपीआई, जो उसकी स्टूडेंट विंग की संस्था है, उसके खिलाफ देशव्यापी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को आज अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसको अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के लिए लगभग 4 बजे के लगभग में ही टीम मौके पे पहुंच गई और इसको अंजाम दिया जा रहा था। और 40 ऐसे लोकेशन है जहां पर ईडी और एनआईए एक साथ पहुंची। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ये काफी संवेदनशील ये मसला है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी कि इस मामले में जो भी उचित दिशा निर्देश हैं, जो भी एक्शन प्लान है, उसको खुद गृह मंत्रालय के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि पीएफआई कई आतंकी गतिविधियों में कथित तौर पर पहले भी शामिल रही, लेकिन जब कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या हुई उसके बाद केंद्र के रडार पर आई है पीएफआई और अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई और अहम खुलासे भी हो रहे हैं। कुछ बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक पीएफआई के खिलाफ तो काफी कार्रवाई अभी तो हो चुकी है। पिछले 3-4 सालों के दौरान देखा जाए तो कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कई लोग का जो एक बैंक अकाउंट वो सीज किया जा चुका है, क्योंकि बैंक अकाउंट सीज करने का मेन आधार है कि इस संस्था में कई ऐसे आरोप भी लगे कि विदेश से फंडिंग आती है और उस फंडिंग का दुरुपयोग होता है। इसके साथ ही देश के अंदर में भी कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले कि संदिग्ध गतिविधियां को अंजाम देना और उसके बाद छोटे छोटे पैसे के जो ट्रेडिंग उसको इकट्ठा करके एक बड़ा एक रूप आकार देना और उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग करना, ये भी इस संस्था पर ऐसे आरोप लगे हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देखिए हाथरस कांड के बाद काफी मामला सामने आया था। हाथरस कांड के दौरान ही किस तरह से वहां पर पीएफआई संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उस मामले को एक अलग ही रंग और रूप देने का एक साजिश रची गई थी। हालांकि इस मामले की जानकारी उस वक्त में ईडी को लगी और उसके बाद ईडी के द्वारा इस ऑपरेशन पर आगे अंजाम दिया गया। हालांकि जो शुरुआती दौर का ऑपरेशन था वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही उन चारों लोगों को
डिटेन किया गया था, उसके बाद में अरेस्टिंग हुई और अरेस्टिंग होने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई तो थी। शंकर, मेन काम पीएफआई का ये भी है कि जिन जिन दंगों और फिर घटनाओं में नाम सामने आया है पीएफआई का, उन सभी मामलों का जो ज्वाइंट टीम बनाई गई है वो रिविजिट करेगी। तो जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों दंगे हुए थे उनमें भी पीएफआई का कनेक्शन खंगाला जाएगा, तो कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई हो? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात करें तो वहां पर जिस तरह से पीएफआई की भूमिका सामने आई थी, खासतौर पर अगर कानपुर की बात कर ले, उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर और कई ऐसे इलाके जो हैं, वहां पर इनकी जो भूमिका है वो सामने आई थी। और पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानीय टीम के द्वारा जिस तरह से इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, और उसी मामले पर आगे आधार बनाते हुए ईडी इस मामले पे कई लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर चुकी है। तो एजेंसी के द्वारा लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ कई नए इनपुट्स मिले थे कि किस तरह से मॉड्यूल चेंज किया जा रहा है, किस तरह से फंडिंग का जो रास्ता है उसको बदल करके दूसरे तरीके से इस मामले में फंडिंग करवाई जा रही है। अब देखिए, एक मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि तकरीबन जो लोगों की फंडिंग होती है उसमें बहुत छोटे छोटे रुपए इकट्ठा किए जाते हैं, 100 रुपए, 200, 300, और जो जमा किया जाता है कभी 20,000, 25,000। तो ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे शंकर, और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं लगातार। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।